और हमने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। तकरीबन हमने 12-13 ब्लॉग किए हैं इसके ऊपर, और मैंने कोशिश की है कि अलिफ से लेके ये तक आसान तरीन अल्फाज में आपको बता दूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बला का नाम है। तो हमने आपको डरा भी दिया, हमने इसको क्रिटिसाइज़ भी कर लिया, हमने तमाम ख़तरात से आपको आगाह भी कर दिया और आपको आपकी फेट भी बता दी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब एक दफ़ा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपने सुना है ना मुहावरा कि जब जिन एक दफ़ा बोतल से बाहर आ जाता है तो उसको अब वापस बोतल में नहीं डाल सकते। तो इसको अब आप ख़त्म नहीं कर सकते। आपने बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्च किए हैं। तो अब ये जिन अपना काम कर रहा है, हमें अब ये देखना है कि ये जिन ने कोई हमारे लिए अच्छे काम भी किए हैं। तो ये जो वीलॉग है, इसको इसीलिए मैंने कंक्लूजन नहीं बल्कि पॉजिटिव नोट का काम नाम दिया है। तो इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। तो आपको मैं चंद एक बताती हूँ जो कि हेल्थ सेक्टर में हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हुए हैं, जो कि पेंडेमिक में, वॉर में, नेचुरल डिजास्टर्स में जो काम आते हैं, और हेल्थ के इसमें एग्रीकल्चर में हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ऐसे ऐसे टूल डेवलप कर लिए हैं जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि वो जो डिजीज डायग्नोस्टिक है उसको एफिशिएंटली और बिल्कुल परफेक्टली आइडेंटिफाई कर ले। अच्छा, अब इस आइडेंटिफिकेशन के दौरान जितनी भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उस डिजीज के बारे में, वो उसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं। और उसके बाद ये जो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये पेशेंट जो है ये घर बैठे अपना वो लॉग इन करके तो वो देख सकता है कि उसकी जो भी डिजीज़ डायग्नोस हुई थी उसमें जो उनको मेडिसिन जो है वो एडवाइस की गई थी, या जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस की गई थी, उस ट्रीटमेंट को वो ले रहा है, कितना अर्सा हो गया है और उसको क्या फील हो रहा है, उस ट्रीटमेंट को लेने के बाद क्या वो बेटर फील कर रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जहाँ लॉगिन करके वो ये सब कुछ देख रहा होता है, वहाँ वो फीडबैक भी दे सकता है, और उसी फीडबैक को उसके डॉक्टर जो वो देख लेते हैं और उसको फिर री एडवाइस करते हैं। उसको कहते हैं कि अच्छा उसको छोड़ दे ट्रीटमेंट, ये दवाई ले ले, इतने वक्त ले ले, ये कर ले, ये कर ले। ये नहीं, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। आपकी जो अननेसेसरी विजिट और एक जो हैसल है, आप उससे बच जाते हैं। तो उसके बाद ये जो जब आप हॉस्पिटल नहीं जाते तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है उसको एंट्रेंस से लेके बाहर निकालने तक जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ काउंटर्स के ऊपर, उन सब का काम भी कम हो जाता है, और वहाँ पर जो लोग उन्होंने एम्प्लॉय किए हुए होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा कंसर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को जो अब पेश आ रहा है वो ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। और ये रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट का कि जब आपको आना ही नहीं है, घर बैठे आपने हर काम कर लेना है, तो ऑब्वियसली जो बंदे रखे हुए हैं मुख्तलिफ काउंटर के ऊपर हॉस्पिटल्स में, उनकी क्या ज़रूरत है, वो काउंटर तो रहेंगे, लेकिन एक बंदा कोई होगा जो कि सॉफ्टवेयर का माहिर होगा या इंजीनियर होगा या कुछ होगा, वो ये काम करता रहेगा कंप्यूटर के ऊपर बैठ के। और उसके बाद डॉक्टर्स होंगे, वो आपकी फीडबैक को वो यानी देखेगा, वो जिस डॉक्टर से रिलेटेड होगा वो उसको इन्फॉर्म कर देगा, और वो डॉक्टर आपकी वो देख लेगा, जो भी आपने लॉग इन किया होगा कि आप कह रहे हैं, तो वो आपको जवाब दे देगा। और ये जो है इस सारे चक्कर के का नतीजा क्या होगा कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो बहुत परफेक्ट होगी, पेशेंट के जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताती हूँ कि जो एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो रियल टाइम होती हैं। यानी जो भी आपको ट्रीट किया जा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में हैं, आपका इनिशियल ऑपरेशन है, अब ये ऑपरेशन तो डॉक्टर का फॉर एग्जांपल यहाँ शिफा में या पिम्स में बैठ के जो है वो ऑपरेशन आपका हो रहा है, ये ऑपरेशन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल्स में जिनका रिलेशन है या जो
स्पेशलिस्ट है उस डिजीज़ के जिसका ऑपरेशन या जिसका डायग्नोसिस पेम्स में या शिफा में हो रहा है, वो उसको देख रहे होते हैं। और जब वो उस पेशेंट को देख रहे होते हैं, उस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो अपनी एडवाइस भी दे रहे होते हैं। और वो ट्रीटमेंट जो है, वो जो प्रपोज ट्रीटमेंट है, वो उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जब डायग्नोसिस हो जाती है, जब ट्रीटमेंट फाइनलाइज हो जाती है, तो वो फिर पूरे दुनिया के डॉक्टर उसको अपने पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और उसको वो जो है वो कोशिश करते हैं कि उसमें फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। और अगर किसी भी जगह किसी भी पेशेंट में, यहाँ नहीं बल्कि किसी भी जगह उसी डिजीज से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो वो पूरी दुनिया में जो वहाँ पर है, क्योंकि ये सब कुछ रियल टाइम हो रहा होता है, तो उनको वो पता चल जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि आपकी डायग्नोसिस जो बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि अगर आप कोई मामूली सी भी गलती कर रहे हैं तो दूसरे देखने वाले वो आपको एडवाइस करते हैं कि ये जो है ना, ये आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर ले तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा एफिशिएंट भी रहेगा और ये ज़्यादा रिस्क फ्री भी होगा। और वो मॉनिटर जो है, वो चूँकि मॉनिटरिंग हो रही होती है, इसीलिए वो सब कुछ हो रहा होता है। और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्यूरेट होती है और उसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट आते हैं। और फिर ये जब सारा केस डिसाइड हो जाता है, तो ये पूरी दुनिया की कंसल्टेंसी के लिए अवेलेबल होता है, यानी हर शख्स जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल दुनिया के हर कोने में उससे फ़ायदा उठा सकता है। और आप इसका मतलब समझते हैं कि अगर कोई मसलन यहाँ से आपको एक केस हिस्ट्री जो है वो मेल करनी पड़ती है या ऑनलाइन भेजनी पड़ती है या डॉक्टर पहले तलाश करना पड़ता है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ हो रही होती है। किसी भी शख्स को कोई भी केस, चाहे वो पिम्स का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, चाहे अमेरिका का है, उसको खोलने के लिए उनको परमिशन नहीं लेनी होती, बल्कि वो चूँकि एक रियल टाइम सब कुछ हो रहा होता है, हर शख्स ने, हर एक मुल्क ने, हर एक डॉक्टर ने उसको अपने उसमें सेव किया हुआ होता है और उसने अपना एक लॉगिन क्रिएट किया हुआ होता है। वो उसको लॉगिन करता है और वो खोल के देख लेता है और दूसरों को वो बता भी देता है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में हुआ है। अब आप आ जाते हैं हम दूसरे में, जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, मैं समझती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी दुनिया का सर्वाइवल डिपेंड करता है। यानी आपको अपने फूड को सिक्योर करना है। पूरी दुनिया का ये मोटो है कि आपने अपनी फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है। और ये एक हमारे जो गोल है, मिलेनियम गोल है, उसमें टॉप मोस्ट जो है वो ये है कि आपकी पॉपुलेशन चूँकि बढ़ती जा रही है, तो इनको फीड आपने कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। मसलन फूड सिक्योरिटी के लिए आपको फ्यूचर में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ा और मेजर रोल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसको कि IoT कहते हैं। और मैं इसको बहुत तफसील से आपको बता चुकी हूँ कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये क्या है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये मैंने आपको बताया भी है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि ये ऑन डिमांड आप IT रिसोर्सेज जो हैं वो लेते हैं, यानी आप पे करते हैं और उनको लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। यानी बजाय इसके कि आप वो सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करें और फिर उसको मेंटेन भी करें और फिर उसको अपडेट भी करें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में वो रिसोर्सेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप रेंट पे उसको ले लें, अपना काम करें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटर। इसका बहुत ज़्यादा आपको जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो आपके पास आती है इनोवेटिव थिंकिंग, और उस थिंकिंग को आप कंबाइन करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो भी टेक्निक अवेलेबल होती है, उन सबको कंबाइन करके तो आप एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जिसको आप कहते हैं ना, उसकी सोल्यूशन होती। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटेशनल टूल्स जो हैं आपको उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको फोरकास्टिंग स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह होंगी, और ये सारे काम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। वो आपको प्रिसीजन
देती है फोरकास्टिंग में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वो मेरा एक ब्लॉग भी पड़ा हुआ है, बल्कि शायद मैं एक उसका मॉडिफाइड वर्जन जो वो अपलोड भी कर दूँ उन लोगों के लिए जो कि एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद ये रिसोर्स प्रिजर्वेशन में आपको हेल्प करेगी, और ये अनप्रेडिक्टेड जो प्रॉब्लम आते हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो भी आपको, वो प्रॉब्लम जो है उनको डायग्नोज भी करेगी और उसका सोल्यूशन भी आपको बताएगी। पेस्ट जो आइडेंटिफिकेशन है आपकी क्रॉप के ऊपर, किसी ने बीमारी ने या किसी कीड़े ने अटैक कर दिया, वो आपको बताएंगे कि किस आपके फील्ड का कौन सा इलाका है जहाँ कि ये पेस्ट अटैक कर चुका है और इसको आपने कंट्रोल कैसे करना है, मेथड कौन सा है, ताकि वो पूरे फील्ड में ना फैले। और अगर वो 1 by 1 मतलब 3 स्क्वायर फुट के ऊपर है या 100 स्क्वायर फुट के ऊपर है तो उसको वहीं कंटेन कर लिया जाए। ये मेथड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रपोज करती है। उसके बाद वो ये भी आपको बताती है कि आपके फील्ड में कौन सा बायोटिक स्ट्रेस है, कौन सा एबायोटिक स्ट्रेस है, और ये सब कुछ वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू करते हैं। और उसके बाद वो आपको ये भी बताती है कि आप जो है वो जो आपके बहुत ज़्यादा कामयाब तरीके हैं हार्वेस्ट करने के, क्रॉप को फ़रोख्त करने के या क्रॉप के प्रोडक्ट को फ़रोख्त करने के, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी बताती है कि किस तरीके से करना है। आपके क्रॉप में किस जगह नुक्स है, यानी कौन सा एरिया है जिसमें आपके पौधे किसी भी वजह से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से मर चुके हैं, वो बिल्कुल आपको प्रिसाइजली बता देगी कि किस जगह पे है, ताकि आप उनको निकाल दें कि वो दूसरे पौधों को ख़राब ना करें। उसके बाद वो आपकी जो बाकी हेल्दी क्रॉप है उसके पोटेंशियल को आपने किस तरह बढ़ाना है, यानी उसकी ईल्ड को आपने किस तरह बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये भी बताती है। आपको वो वेदर फोरकास्ट भी बताती है कि आपने क्रॉप हार्वेस्ट करके रखी है, वो आपको बता देगी कि 1 हफ्ते या 2 दिन या चंद दिन के बाद थंडर रेन आएगी या हेल स्टॉर्म आएगा या आंधियाँ आएंगी, आपकी क्रॉप गिर सकती है। बेहतर ये है कि अगर आपने हार्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसको सेव कर लें। आपको वो डिजीज़ और पेस्ट जो भी अटैक करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी मदद देगी। वो आपको ये भी बता देगी कि किस हद तक वो आपकी क्रॉप को तबाह कर चुकी है, यानी नीचे से रूट्स में। और उसके बाद वो आपको वीट्स के बारे में भी बताएंगे कि भाई वीट यानी जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती है जो आमतौर पे खेतों में उगाती हैं, वो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देगी और उनको किस तरह से इरेडिकेट करना है वो आपको इसके बारे में भी मदद देगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनीज के थ्रू मेंटेन होती हैं, जिसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर चुके हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटली बढ़ा लिया है, और उसी तरह उन्होंने अपने मुनाफे को भी, यानी प्रॉफिट्स को भी उसी तरीके से एनहांस कर लिया। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, जो सबसे ज़्यादा उसने दिखाया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब हम आ जाते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो कि तीसरा बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रिमार्केबल काम कर रही है। और वो है कि आप पेंडेमिक्स में, यानी जैसे ये अब कोरोना आया था तो आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी, और ये किस तरह वो सप्लाई और डिमांड चेन को जो है वो मॉनिटर करते थे। पेंडेमिक के दिनों में भी, वार में भी ये किस तरह काम आती है। नेचुरल कैमिटीज़ आ जाती हैं, जैसे फ्लड आ गया या कुछ और इस तरह की चीज़ आ गई, तो अर्थक्वेक आ गया, तो आपने लोगों को किस तरह इवैक्यूएट करना है, क्या करना है, और यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें किस तरह काम करती है। तो उसकी, यानी उसकी मैं आपको बहुत बड़ी एक एग्जांपल दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों के बिहेवियर और उसके लाइफ पैटर्न को एनालाइज करती है और फिर देखती है कि इस बिहेवियर और इस लाइफ पैटर्न के लोगों का कनेक्शन कौन सा है। और ये चीज़ जो है ये क्रिमिनल को और टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद देती है, और इस तरीके से आप अपनी बॉर्डर सेफ्टी को सिक्योर करते हैं, जहाँ से वो अटैक भी करते हैं और उन अटैक्स को उन्होंने प्रीएम्प्ट भी करना होता है। और जहाँ हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, मसलन एक इलाके में जंग हो रही है तो बॉर्डर से वो रेफ्यूजीज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट मार भी सकते हैं, जो कि मारते भी हैं, आपको पता है, एक दूसरे को ब्लेम गेम चलती रहती है। उनको किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है और प्रिसाइजली उनको किस तरह किल करना है, ये आपको वो कनेक्शन बताता है, उनका लाइफ पैटर्न बताता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करती है। अब मैं आपको एक बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल देती हूँ एक रिफ्यूजी कैंप की, जिसके अंदर 75,000 लोग हैं, और ये सेमी एरिड जॉर्डेनियन पेरिफेरी में है,
जो कि 6.5 माइल यानी 6.5 मील सीरियन बॉर्डर से दूर है। अब सीरिया में आपको पता है जो हालात है पिछली दहाइयों से, वो आपको पता ही है, और कितने रिफ्यूजीज जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ से माइग्रेट करके इधर उधर, ये भी आपको पता है। अब वो रिफ्यूजीज जो है वो कहाँ जाते हैं, वो रिफ्यूजी कैंप्स में जाते हैं। अब रिफ्यूजी कैंप्स में जाहिर है उन्होंने कुछ खाना पीना भी है, उन्होंने अपने लिए चीज़ें भी ले ली, उन्होंने सब कुछ करना है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जहाँ पर ये रिफ्यूजीज कैंप है उसके नियर बाय ही सुपरमार्केट्स जो हैं वो बनाई हुई है, क्योंकि ये सारा काम रिफ्यूजी माइग्रेशन का, उनकी मेंटेनेंस का, उनको एड करने का काम जो है वो यूएन के बैनर के अंडर होता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कर सकती। तो वो उनको तो उन इलाकों में नॉर्मली जाने ही नहीं दिया जाता, मतलब ठीक है वो विजिट करने के लिए जर्नलिस्ट जा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठकर अपने कैंप्स लगा के, जैसे ये हमारे यहाँ आदत है कि हर सड़क के ऊपर एक कैंप लगा हुआ होता है, जी चंदा दे दें, जी फलां की एड के लिए दे दें, सलाम की मदद के लिए दे दें, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप जो इतने लार्ज स्केल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होती है रिफ्यूजीज की, वहाँ नहीं कर सकते, वो यूएन करता है। तो यूएन ने जहाँ पर ये सीरियन रेफ्यूजीज के कैंप्स लगाए हुए हैं उसके नियर बाय एक सुपर मार्केट क्रिएट की हुई है। उस सुपर मार्केट में हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है। तो जो रिफ्यूजी है वो उन कैंप्स में रहते हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनको सिंपली वहाँ जाकर सुपर मार्केट में वो काउंटर से अपनी वो चीज़ पिक करते हैं जहाँ जहाँ वो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई होती है, और उसके बाद वो ले आते हैं काउंटर के ऊपर। अब काउंटर के ऊपर वो कैमरा लगा हुआ होता है, वो उस कैमरे में देखते हैं, एक इमेज जो सामने ऑपरेटर बैठा हुआ होता है उसकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज अपीयर होता है, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो रिफ्यूजी वहाँ से हट जाता है और वो कैंप से बाहर निकल जाता है। उसने सिर्फ अपनी रसीद पिक करनी होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आई पे। अब इसका क्या मतलब है, जब वो कैमरे में देखता है तो उसका इमेज जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, और ये इमेज जो है ये एक स्कैन है जिसको कि आप आइरिस स्कैन कहते हैं। ये आइरिस स्कैन जो है ये यानी जब आप कैमरे में देख रहे होते हैं ना तो आपकी आंखें एक्चुअली कैमरे की तरफ होती हैं, तो एक नियर इंफ्रारेड लाइट जो है, और वो उस इमेज को वो इमेज नियर इंफ्रारेड लाइट जो है ना वो उस आइरिस का इमेज लेती है, और एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो इसको कन्वर्ट कर देता है एक एक्शनेबल कोड में, और ये कोड उसकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता है, और ये कोड ही उसकी आइडेंटिटी है। यानी ये कोड ये बताता है आपको, जो भी कोई शख्स कोड देखेगा, अच्छा ये कोड जो है ये जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो इंश्योर करता है कि क्यों ये सब कुछ किया जाता है, ताकि उनको ये पता चले कि जो हमने पैसा देना है रेफ्यूजीज को वो एक सही बंदे के पास गया है और सही वक्त के ऊपर गया है, ताकि वो अपनी चीज़ों को जो उसको ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीद सके। और ये जो कोड है ये उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, या उसको कह सकते हैं डिजिटल वॉलेट, जो ना तो उसकी जेब में होता है और ना ही किसी की जेब में होता है, बल्कि कंप्यूटर के एक कोड के अंदर होता है। तो वो जब भी जाता है उस सुपरमार्केट में, वहाँ से जो भी चीज़ें खरीदता है, वो जब आता है, जो ही वो कैमरे के सामने आता है तो वो कोड फौरन ब्लैंक करता है, और उस कोड में जितने भी उसकी ह्यूमैनिटेरियन एड होती है जो कि पैसों की शक्ल में होती है, उनके बेनिफिट के लिए वहाँ से वो पेमेंट हो जाती है, और वो बंदा अपनी चीज़ें उठा के बाहर निकल जाता है, उससे कोई लफ्ज़ नहीं पूछा जाता, उसने सिर्फ अपनी रसीद पे करनी होती है। अब ये मनी भी सेव करता है ये जो तरीका है, और रेफ्यूजीज़ को उनकी चीज़ें भी वक्त पे मिल जाती हैं, और रेफ्यूजीज़ को मिलती है, किसी दूसरे को नहीं मिलती। और ये चीज़ें जो हैं ये आइडेंटिटी के तौर पर काम करती हैं, यानी उसका जो वो वॉलेट होता है वो एक आइडेंटिटी है उसके लिए कि ये कौन सा रेफ्यूजी है जिसका ये, और ये सारा जो यूएन का डेटाबेस है उसके अंदर ये सेव होता है उस बंदे के नाम के साथ जो है। यानी आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि जब एक रेफ्यूजी जो है वो आता है तो ज़ाहिर है वो कैंप में उस वक्त आता है जब उसका घर बार साजो सामान हर चीज़ तबाह हो जाती है। उसको सिर्फ ये पता होता है कि ये मैं हूँ और मेरा नाम ये है। अब उससे कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो वो नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है।
तो जब वो रजिस्टर होता है रिफ्यूजी कैंप में तो वो अपना नाम बताता है, और फिर जब वो आकर कैमरे में देखता है और उसका ये आइरिस स्कैन होता है, उसका इमेज जो है वो स्कैन होकर कैमरे में आ जाता है। उस इमेज के साथ वो कोड जो डीप लर्निंग उसके फेस को कन्वर्ट करके या उसके आइरिस स्कैन को कन्वर्ट करके एक्शनेबल इंटेलिजेंस में करता है, वो कोड उसके फेस के साथ जो है वो लग जाता है और यही उसकी आइडेंटिटी होती है। अब जब ये बंदा ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, इसकी जो पैसे होते हैं ये ब्लॉकचेन के थ्रू मॉनिटर हो रहे होते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में आपको पता ही होगा कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बनी हुई है, इंटरनेशनली ये यूज़ भी होती है, और इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो मॉनिटर करता है, ये उनके कंट्रोल में होती है। तो जब वो बंदा रेफ्यूजी कैंप से बाहर निकलता है यानी सिविलाइज्ड दुनिया में आता है, अब उसको जिंदा रहना है, उसको एक जॉब भी करनी है, उसको किसी जगह से तनख्वाह भी लेनी है, उसको बैंक अकाउंट भी खोलना है। तो जब भी वो किसी जगह पर जाएगा तो लोग उसको कहेंगे भाई कौन हो तुम, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, किस लिए तुम्हें जॉब दें, क्या जॉब दें। तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी, पहली बात तो वो जब उसको छोड़ेगा और किसी भी दूसरे मुल्क में जाएगा तो इमिग्रेशन के ऊपर ही उसको धर लिया जाएगा कि भाई तुम कौन हो। तो वो जब अपना वो कोड देता है तो वो खुलता है उसके यूएन के डेटाबेस में, तो उसकी सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। वहाँ से जो कागजात निकलते हैं इमिग्रेशन वाले वो उसको दे देते हैं, फिर वो जाता है, जाके वो अपनी जहाँ जॉब लेता है वहाँ पर वो वही कागजात को दिखाता है, तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये रेफ्यूजी है और ये बाकायदा रेफ्यूजी है, रजिस्टर्ड रेफ्यूजी है। और उसके बाद उन्हीं कागजात के तहत जाके, उसी कोड के तहत जाके वो अपना बैंक अकाउंट खोलता है, और उनको बैंक वालों को ये पता चल जाता है कि स्टिल इसके बैंक में इतने पैसे हैं कि जब तक इसको अगली पे ना मिले ये सर्वाइव कर सकता है, और फिर वो पे जो है वो उसी बैंक अकाउंट में आती है जो कि उसने रेफ्यूजी कैंप में मेंटेन किया हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी असिस्टेंस है ये, यानी उनका जो कि कोई वाली वारस से नहीं उनका बनता, जो रिफ्यूजीज बेचारे आते हैं, और उसके लिए ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और जो ये यूएन है वो कितना बड़ा काम उनके लिए कर रही है ना। तो ये हैं कुछ ऐसे इकदाम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर हो नहीं सकते थे और अब ये दुनिया में हो रहे हैं। तो वो जैसे कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहते रहेंगे, लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे, बनाने वाले इससे खौफजदा भी होंगे, वो दुनिया को भी डराएंगे भी, और जाहिर है कि वो डोनर से कुछ और पैसे भी बटोरेंगे ताकि हम इसको मज़ीद वो कर सके, ये सारा दुनिया में बिजनेस चलता है, तो वो करते रहेंगे। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, और अपनी यानी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप दुनिया के लिए कर जाएं अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं। तो ये है मेरा आखिरी इसका लेसन या आखिरी पैगाम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ, इसलिए मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं करती, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वही बात कि टेक्नोलॉजी किसी भी गलत हाथ में आ जाए तो वो खौफनाक नतीजे देती है, लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ही गलत है, लेकिन देखते हैं कि गलत टेक्नोलॉजी हमने ईजाद तो कर ली, हम इससे अच्छा काम कैसे ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे साथ ही हमारी ये सीरीज़ एंड होती है। हमारी अगली सीरीज़ होगी फेकरी एंड फेकिज्म के ऊपर, और उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होगा फेक न्यूज़ के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो आप अपने नोटबुक तैयार रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।